बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, if the mean of x comma x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 is 11, then the mean of last three observation. Mean of last three observation. पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12, अगला है 13। क्वेश्चन क्या है, अगर जो मीन, ये जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं इनका मीन 11 है, तो लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा ये आपने बताना है। सिंपल सा सवाल है, सॉल्यूशन करिए। ये कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो इनका मीन क्या होगा, मीन एक्स बार जो है वो 11 दिया है। कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो ऐड करो 1 2 3 4 5, 5x प्लस 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20 प्लस, चलो 20 आएगा अपॉन 5। ठीक है, 5 कॉमन लोगे तो ये अपना कट जाएगा, तो 11 इक्वल टू बचेगा x प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 7 आ जाएगी। तो 7 यहां पर रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, पहला वाला नंबर 11, दूसरा वाला क्या बनेगा 7 प्लस 6 13, तीसरा क्या बनेगा 7 प्लस 8 15। इसका मीन चाहिए तो अपॉन 3 कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, 1 2 3, 39/3 यानी कि 13। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर लास्ट। पता चला ना, जब सबका मीन दे रखा है तो पहले इन सभी का मीन निकाल दो, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी मीन वाले फॉर्मूले से। ठीक है, मीन क्योंकि सबका दे रखा है, तो जब एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाती है तो एक्स की वैल्यू यहां रखो, सॉल्व करो तो लास्ट ऑब्जर्वेशन का, जो लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिग्रेशन कोफिशिएंट the regression coefficient remains unaffected ऑप्शन है भाई, किसकी वजह से, चेंज ऑफ स्केल, या फिर चेंज ऑफ ओरिजिन, या फिर बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आर है वो अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसकी वजह से, ये आपके ऑप्शन पूछ रहा है इनमें से किसकी वजह से रिग्रेशन कोफिशिएंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सही जवाब जानना चाहता है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट अनअफेक्टेड रहता है, अगर आप ओरिजिन चेंज कर देते हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज दी ओरिजिन, ओरिजिन चेंज करने से रिग्रेशन कोफिशिएंट में बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये मैंने जब नोट शेयर किए थे वहां पे भी आपको ये बताया होगा, चीजें दे रखी होंगी। चलिए अगला कुछ फॉर्मूले वहां देखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें बन जाते हैं कई बार। तो चलिए क्वेश्चन है अगला, कोवेरियंस एक्स वाई बिटवीन एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में जो कोवेरियंस है वो कितना होगा ये आपको बताना है। कोवेरियंस एक्स वाई बिटवीन एक्स एंड वाई, इफ सिग्मा एक्स इक्वल टू 15, सिग्मा वाई 40, जो वेरिएबल वाई दे रखा उसका सम 40 है, सिग्मा एक्स इंटू वाई 110 है और n की वैल्यू 5 है। आपके ऑप्शन है 2, दूसरा है -2, तीसरा है 22, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको यहां पर इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूं और आप सही जवाब देने की कोशिश करें। कोवेरियंस एक्स और वाई, अगर दो वेरिएबल एक्स और वाई दे रखे तो इसके लिए कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है, यानी कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई बराबर होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले में जो डाटा आपको दे रखा है वो रखिए और आपको आपका सही जवाब मिल जाएगा। जिसे नहीं पता है कोवेरियंस निकालने के लिए फॉर्मूला, तो ये लिख दिया। और सही जवाब इसका निकालो। कितना आ गया? -2 सॉल्व कर दिया।
बी आ रहा है, हाँ माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूले में रखोगे तो कोवेरिएंस एक्स वाई आपको मिल, एक्स वाई का कोवेरिएंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पहले चलिए आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का निकाल, एक कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला था। कार्ल पियर्सन ने फॉर्मूला दिया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इक्वल टू समीशन ऑफ dx dy अपॉन n इंटू सिग्मा x सिग्मा y। तो यहां पर बच्चों r का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, और dx का मतलब होता है x माइनस एक्स बार, dy का मतलब है y माइनस वाई बार, ठीक है। सिग्मा x का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर जिसको ध्यान नहीं होगा तो थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ x, और सिग्मा वाई क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होता है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहां पर n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला ये है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए, ठीक है। जिसको ध्यान नहीं है मैं उसके लिए टॉपिक भी मैंने थोड़ा सा बता दिया इसमें। चलिए अब क्वेश्चन है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट the correlation coefficient lie between पहला ऑप्शन है, इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है, आर एक्स वाई लिखा जा रहा है, राइट। लाई बिटवीन, पहला ऑप्शन है 0 to 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -1 to +1, -1 to 0। कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, या रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, इस तरह से सवाल है। या फिर रैंक कह सकते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट की रैंक क्या होती है। दो तीन तरीके से इस बात को पूछा जा सकता है आपसे, याद है आप लोगों को, कहां से कहां तक बिलोंग करता है आर। बच्चे जवाब नहीं दे रहे, क्या बात। -1 से +1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर कहां से कहां तक बिलोंग करता है, -1 से +1, ठीक है। ये पिछले एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है, कोरिलेशन से रिलेटेड एलटीक में ही पूछा गया सवाल है, पिछले जब भी पूछा है आप देखिएगा पीवाईक्यूज में,
तो ये आया है -1 से +1 इसकी रैंक होती है, रेंज जो होती है करके। ठीक है, तो कोफिशिएंट कोरिलेशन कहां से, कोरिलेशन कोफिशिएंट कहां से कहां तक बिलोंग करता है? -1 से +1 के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the value of two variable move in the opposite direction, वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, इस तरह की बात हो रही है, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। ये जो कोरिलेशन है वो कैसा होगा? इज लीनियर होगा, एक्स और वाई के बीच का जो कोरिलेशन होगा, यानी कोरिलेशन का जो ग्राफ है कह रहा है वो लीनियर होगा, कोरिलेशन कह रहा है, या फिर नॉन लीनियर होगा, या फिर पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव होगा। अगर दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कोरिलेशन लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जानते हैं इसके बारे में, सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसी सिचुएशन में जो कोरिलेशन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कोरिलेशन पॉजिटिव होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x and y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको नहीं पता होगा इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, देन देयर कोवेरिएंस इज, पहला है -1, दूसरा है +1, तीसरा है 0, चौथा है नॉट डिफाइंड। अगर x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, परस्पर स्वतंत्र वेरिएबल यानी चर हैं x और y, तो इनका कोवेरिएंस क्या होता है? जवाब है तो टिक लगा दो। गुंजन मैम बता सकते हो, आंसर मालूम है? बाकी बच्चे आज आए हैं नहीं आए हैं? 4 ही दिख रहे हैं। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें सिचुएशन, एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इनका कोवेरिएंस कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब है 0। क्वेश्चन है नेक्स्ट,
द कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई इज -1/4 while their variance are 3 and 5, जबकि इनके वेरिएंस 3 और 5 है, देन कोवेरियंस इज, तो इनका कोवेरियंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट -√15/4, सेकेंड है प्लस का √15/4, थर्ड का है √15/2 एंड फोर्थ ऑप्शन -15/4। कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स और वाई के बीच में -1/4 है, यानी आर की वैल्यू -1/4 है। तो कोवेरियंस आपसे पूछ रहा है एक्स वाई का कितना होगा, जबकि इनके जो वेरिएंस हैं इनके अपने वो 3 और 5 हैं। अगर फॉर्मूला जानते हैं तो आपका आंसर सॉल्यूशन कर पाएंगे। इसका फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को? कोवेरियंस एक्स वाई चाहिए, अब निकालने के लिए बोल रखा है आपसे, आर आपको दिया है, तो फॉर्मूला क्या अगर नहीं मालूम है तो चलिए फॉर्मूला क्या है ये यूज होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इक्वल टू होता है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई। ये फॉर्मूला है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए। इस फॉर्मूले कभी आपको ये कोफिशिएंट ये दिया रहता है, कोवेरियंस दिया रहता है और बाकी वेरिएंस दिए रहते हैं, आर पूछा जाता है, कभी आर दिया जाता है, ये दिए जाते हैं तो कोवेरियंस पूछा। इस समय आपसे ये दिया है, बाकी आपको डाटा दिया हुआ है, तो तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा क्या करके। आर इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आपको 3 दिया हुआ है, वेरिएंस वाई आपको 5 दिया है, 3 और 5 दे रखे हैं एक्स और वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मिला के √15 हो जाएगा। आर -1/4 है तो माइनस का √15/4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ इस फॉर्मूले में रखेंगे तो माइनस का √15/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन
if probability x equals to 1 equals twice of probability distribution of x equals to 3, then what will be the third central movement of this distribution? Then the third central movement of this distribution ऑप्शन है √3, √2, 1 या फिर नन ऑफ दीज। तो जानते हैं पॉइसन का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाने के लिए? अगर फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये सेंट्रल मूवमेंट पूछ रहा है यानी मीन पूछ रहा है। मीन सेंट्रल वैल्यू यानी मीन को रिप्रेजेंट करेगी। सेंट्रल मूवमेंट यानी मीन, मीन को पॉइसन फॉर्मूले में म्यू से रिप्रेजेंट करता है बच्चों। आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चलो फिर से फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, क्या होता है फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन? फॉर्मूला है ये देखो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स किसी रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए द प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसके लिए? चलिए अब दिख रहा होगा ना। प्रोबेबिलिटी फंक्शन x equals to x given by fx equals to mu to the power x upon x factorial into e to the power माइनस म्यू। ये है बच्चों पॉइसन का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉइसन का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला ये है किसी रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए, म्यू की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल इनटू ए की पावर माइनस म्यू। और म्यू की वैल्यू स्टार्ट होती है, सॉरी एक्स की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 3। रैंडम वेरिएबल एक्स जो होते हैं प्रोबेबिलिटी में भी आपने देखा होगा, इनकी वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे आगे को स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो म्यू होता है ये सेंट्रल वैल्यू यानी कि मीन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इस समय आपसे सवाल पे यही म्यू के बारे में पूछ रहा है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी करके। तो इस चलिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। अरे आपने क्या करना है ना, x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी और x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। बस x इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है वो 2 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 3 पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बराबर है कह रहा है।
तो क्या क्या दे रखा फॉर्मूला, चलो x इक्वल टू, अभी आपने आपको सबसे पहले कंडीशन क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 है। तो चलो x इक्वल टू 1 के लिए पॉइजन का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला जो है क्या बनेगा, क्या लिखा है फॉर्मूला, म्यू की पावर x, x की जगह कितना है 1 अपॉन x फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल इंटू e टू दी पावर माइनस म्यू, ये तो लिखा है ना, e की पावर माइनस म्यू। अच्छा इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ प्रॉब्लम x इक्वल टू 3 के लिए क्या बनेगा, म्यू की पावर x, x कितना है जी इधर 3 अपॉन कितना है 3 x फैक्टोरियल, x यानी कि 3 है तो 3 फैक्टोरियल इंटू e की पावर माइनस का म्यू, e की पावर माइनस म्यू से e की पावर माइनस म्यू कट गया आपका, ये म्यू की पावर 1 है, इससे इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, म्यू की पावर 2 बचेगा, और ये इधर सॉल्व कर लो, अब इसको देखो भाई ये 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल है तो इधर पलट के आएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 बराबर म्यू का स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 अपॉन 2 3 बराबर म्यू स्क्वायर, तो सेंट्रल मीन म्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन कितना बन जाएगा, √3। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था एलटी में, मीन मोड मीडियन का के बीच का रिलेशन दिया हुआ था, उसको अरेंज करना था सही क्रम में, ठीक है, तो उसी तो वो पता ही होगा सबको, क्लास 10th में यूज हो जाता है फॉर्मूला, लेकिन इस समय में इस समय सवाल नया दे रहा हूं इसके साथ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रिलेशनशिप बिटवीन mean deviation and standard deviation and standard deviation, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का रिलेशन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का रिश्ता क्या होता है, पहला ऑप्शन है 3 इंटू एम डी इक्वल टू 2 इंटू एच डी, सेकेंड है 5 इंटू एम डी इक्वल टू 4 इंटू एच डी, अगला है 6 इंटू एम डी बराबर 5 इंटू एच डी, अगला है एम डी बराबर एच डी। क्या जानते हैं आप लोग, कौन सा फॉर्मूला रहता है, हाँ 5 इंटू एम डी बराबर 4 इंटू एच डी, मीन डेविएशन का 5 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड ये रिश्ता है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में। ये सब सेंट्रल टेंडेंसी जो पूछी जाती है क्या क्या होती है करके उसके अंदर आ जाता है टॉपिक, ठीक है, मीन 5 इंटू मीन डेविएशन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इनके बीच का रिश्ता है, सही रिलेशन ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are two events. A and B are two events such that probability of A equals to 1 by 3, probability of B 1 by 4, and probability of A union B 1 by 2, then probability of A upon B bar, A upon B bar, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑप्शन है 2/3, 1/4, 1/3, 1/2। पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये चार ऑप्शन है। सॉल्व करिए। सही दिमाग लगा के सॉल्व भी करिएगा और सही आंसर देने की कोशिश करें। A and B are two events such that probability of A 1/3, probability of B 1/4, probability of A union B 1/2 है। तो A अपॉन B बार की प्रोबेबिलिटी इनमें से क्या होगी? ऑप्शन है 2/3, 1/4, 1/3, 1/2। जितनी जल्दी आंसर दोगे उतनी जल्दी फ्री हो जाओगे, खाना खाने का टाइम मिलेगा तुम्हें उतनी जल्दी।
जल्दी बताएं। अरे क्या बात, सब फ्लॉप हो गई क्वेश्चन में। ऐसा क्या क्वेश्चन दे दिया। अरे वाह। चलो अच्छा, आगे जवाब आ गया। गुड गुड गुड। क्या आ रहा, क्या आ रहा, क्या आ रहा, क्या आ रहा आंसर। ए, ए नहीं है इसका जवाब। इसका जवाब है 1/3। इसका आंसर होना चाहिए 1/3। चलो कोई बात नहीं। क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पड़ी थी। ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके पढ़ा था ना फॉर्मूला। तो यहां पर क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बार क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अब लेकिन यहां पर देखिएगा, एक इस सवाल में ध्यान देने की बात क्या है, देखो ए इंटरसेक्शन बी बार, यहां पर जो ए और बी है, देखिए ए आप यहां क्या क्या दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। आप एक फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी का, फॉर्मूला होता है क्या, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ए इंटरसेक्शन वाला इधर आएगा तो ये उधर जाएगा यूनियन वाला। तो पी ए की वैल्यू 1/3 है, पी बी की वैल्यू बच्चों 1/4 है, और ए यूनियन बी जब इधर जाएगा तो माइनस का 1/2 होगा, ये इंटरसेक्शन इधर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। एलसीएम लो, 4 और 3 12, एलसीएम आ गया। 3 4 और 4 और 3 7, 2 6 12, 7 पहले 6, 1/12। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/12। अच्छा देखो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/12। अच्छा ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, बी की कितनी है 1/4, इनका मल्टीप्लाई करो तो पी ए इंटू पी बी करिए, तो 1/3 इंटू 1/4, ये भी 1/12 हो रहा है। और पता है क्या, जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाए तो इसको, ऐसे इवेंट ए और बी को क्या बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं बोलते हैं इनको, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। और जब दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो उनका मतलब, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार और बी बार, यानी इवेंट ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो इवेंट ए नॉट हैपनिंग वाले इवेंट भी इनके इंडिपेंडेंट ही होते हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं ही कहलाती हैं। अगर दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार बी बार ये भी इंडिपेंडेंट होता है। तो जब ये दोनों इंडिपेंडेंट है ए और बी बार, तो दैट मीन्स ये क्या बनेगा, फिर ये सवाल ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बार अपॉन पी बी बार बनेगा। ठीक है, तो यहां पर इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इस सिचुएशन में पी बी बार से पी बी बार अपना कट गया, तो क्या बचा, वापस पी ए बचा, और पी ए की वैल्यू बच्चों आपको 1/3 दे रखा है, तो इसलिए इसका सही जवाब 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that a leap year selected at random will have 53 Sunday? Probability that a leap year selected at random have 53
संडे। एक लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी, पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1/7, तीसरा 2/7, अगला 1/8। एक लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, कितना होगा? 2/7, इसका आंसर जानते होंगे ना। लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी, भाई 50 संडे कितने होते हैं, हर दिन 7 दिन के बाद आएगा, 7 से लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। तो डिवाइड करो तो क्या बचेगा, 52 बार डिवाइड हो जाएगा, 3×5 = 300, कितना, 7×14, 2 दिन रिमाइंडर बनेंगे, ठीक है, 2 रिमाइंडर आ गए, मतलब 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे, 52 कोई भी दिन आएगा भाई, लीप ईयर में 52 संडे आते हैं, 52 मंडे आएंगे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सब 52 आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो ये 2 दिन क्या होंगे, या तो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, या फ्राइडे सैटरडे होगा, या फिर सैटरडे संडे होगा। तो सवाल पूछा संडे आने का, संडे आने के कितने टोटल कितने चांसेस हैं 2 दिन के, 1 2 3 4 5 6 7 चांसेस हैं। इनमें से संडे आने के दो तरीके, या तो संडे संडे मंडे करके आएगा, या सैटरडे विद संडे आएगा। तो संडे आने के, संडे का केस एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, संडे आने के टोटल केस 2 बन रहे हैं, और यहाँ टोटल प्रॉब्लम जो 2 दिन के बचने के जो टोटल चांसेस है वो 7 है, तो 2/7 हो जाएगा। तो लीप ईयर में किसी भी दिन के आने की प्रायिकता 2/7 होती है। 2/, लीप ईयर में किसी भी दिन के आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होती है, और नॉर्मल डे में अगर लीप ईयर की बात नहीं करते हैं तो 1/7 होती है। अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 इन द थ्रो ऑफ 2 डाइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम probability of getting a sum of 9 in throw of 2 dice। पहला ऑप्शन है 1/9, दूसरा है 1/12, तीसरा है 5/36, चौथा है 1/6। दो डाइस को फेंके जा रहे हैं, 9 सब 9 होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सही जवाब क्या होगा, 1/9। अरे सम दो डाइस को फेंकेंगे तो सम किसका किसका बनेगा 9, या तो 6 3 आएगा, या फिर 3 6, या 5 4, या फिर 4 5, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 4, और टोटल आउटकम कितने होते हैं दो डाइस में, 36, तो 1/9 इसका सही जवाब, 1/9 सही आंसर क्या होगा, 1/9।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू एक्सक्लूसिव इवेंट, इफ ए एंड बी आर टू एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी परस्पर अपवर्जी घटनाएं, इफ ए एंड बी आर टू एक्सक्लूसिव इवेंट, then option number first PA less than PB bar, option number second PA greater than PB bar, अगला PA less than PB, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर ए और बी दो एक्सक्लूसिव घटनाएं हैं तो इनमें से कौन सी प्रायिकता का स्टेटमेंट सही होगा? तो जानते हैं, चलो एक्सक्लूसिव, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, नन ऑफ दीज, क्योंकि ए और बी अगर दो एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक्सक्लूसिव मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है होता है बच्चों, जिनका इंटरसेक्शन हाई होता है, उसे एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, तो इसकी प्रायिकता हमेशा 0 हो जाती है। अगर ए और बी एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 5 होता है। तो अब आपको ए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी मतलब प्रोबेबिलिटी का, ए यूनियन का मतलब सभी की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही ना, तो यूनियन का मतलब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। इधर कितना आएगा, पी ए प्लस पी बी। घटना जब ए और बी दोनों है, यहाँ इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो खत्म हो गया, तो पी ए प्लस पी बी फिर तो 1 ही के बराबर होगा ना। खाली दो घटनाएं ए और बी, प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है, तो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1 होगा। तो यहां से पी ए की वैल्यू क्या बनेगी, हर ऑप्शन पी ए में पूछा गया, तो पी ए बराबर 1 माइनस पी बी। तो 1 माइनस पी बी का मतलब है पी ए बराबर पी बी बार, ये बनना चाहिए पी ए इक्वल टू पी बी बार। तो पी बी बार तो यहाँ है ही नहीं ना, यहाँ तो लेस देन ग्रेटर देन की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, तो पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी बार के बराबर हो जाएगा। अगर ए और बी दो आपस में परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए इक्वल टू पी बी बार होता है। अगला, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट एक्स वाई जेड, a problem is given to 3 students x y z whose chances of solving it are whose chances to solving it are 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 4, then the chance that the problem will be solved, then the chance the problem will be solved, प्रॉब्लम के सॉल्व होने की क्या संभावना होगी, या समस्या के हल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आपके ऑप्शन है 1 by 4, सेकेंड ऑप्शन है 1 by 2, तीसरा ऑप्शन है 3 by 4, अगला है 1 by 3।
सॉल्व करो। कितना आ गया? इस सवाल का जवाब क्या दे रहे हैं आप लोग? 1/2 दे रहे हैं। पक्का 1/2 होगा। आज तुम लोगों को डांट पड़ेगी अगर इसका जवाब गलत आ गया तो। A problem is given to 3 student x y z। गलत आंसर दे रहे हो लग रहा है आप लोग। मुझे लग रहा है प्रॉब्लम तुम्ही लोगों को दे दी शायद। चांसेस टू सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3, 1/4। ये सवाल तो मैंने इस तरह का क्लास में भी कराया था, रेगुलर क्लास में भी इस तरह की सारी चीजें प्रोबेबिलिटी में करा रखी है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चों से, लेकिन अब ये समय नहीं है कि आप गलतियां करें, ठीक है। Problem is given to 3 student x y z whose chances to solving it are 1/2, 1/3 and 1/4। हो सकता है आप लोग सही कर रहे हो। चलिए मैं देखता हूँ सॉल्व करके क्या इसका जवाब बनता है, ठीक है। जहां तक इसका जवाब 1/3 आएगा, देन द चांस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, यानी प्रॉब्लम सॉल्व होगी बच्चों। इस बात की प्रायिकता बताओ क्या। तो देखो यार, 3 बच्चों को ना क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका मतलब क्या है कि कौन कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं। एक्स ने किया, वाई ने किया, जेड ने किया, नहीं पता, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका देखो, एक्स द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आपको 1/2 दे रखी, तो एक्स द्वारा ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/2, अगेन 1/2। चलो वाई द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी भैया 1/3 है, तो वाई के द्वारा ना करने की कितनी हो जाएगी? 1 - 1/3 यानी 2/3। जेड द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो जेड के द्वारा ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 1/4, 3/4, है ना। 4 - 4 - 1, 3/4। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब एक काम क्यों नहीं कर ले रहे? इन तीनों के द्वारा सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्या ना इसने किया एंड ना इसने किया ना इसने किया, इसका मतलब तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। तो ये हट गया, ये हट गया 1/4। तीनों के द्वारा ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है? 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 और 2 हट गया। ओके 1/4।
तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस तीनों के द्वारा, ना 1/4, इसको माइनस कर दो, 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4, इसका सही जवाब आ रहा है 1/3 नहीं 3/4। ऐसे करते हैं सवाल को, इसका सही जवाब है 3/4 बनेगा। तीनों के द्वारा क्वेश्चन प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, 3/4 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका सही करेक्ट आंसर है। तो जब सॉल्व हो, प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो दैट मींस किसी से भी नहीं हो रही, उसको 1 से माइनस कर दो ना। तो 1 से माइनस होने का मतलब कि इन तीनों के द्वारा नहीं हो रही, हो सकता है किसी 2 से हुई हो, 1 से ना हुई हो, या 1 से हुई हो 2 से ना हुई हो, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा जब 1 से माइनस करोगे। तो कितना फाइनल आंसर 3/4 बनेगा। समझ गए बात को? चलिए अब बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे बेस थ्योरम तो का क्वेश्चन तो बड़े बन जाते हैं, तो फिर भी एक आध क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बहुत उसमें क्वेश्चन करा रखे हैं कि एक इंसान 3 में से 4 बार सच बोलता है, इस तरह के क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आप कर लेना ढंग से। फिलहाल एक क्वेश्चन में बेस थ्योरम का भी और आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है, सपोज यू हैव 2 कॉइन्स suppose you have 2 coins which appears identical in your pocket. Which appear identical in your pocket. मान लिया आपके पास 2 कॉइन है और आपके जेब में दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं, मतलब सेम लग रहे हैं। विच अपियर आइडेंटिकल इन योर पॉकेट। यू नो दैट वन इज फेयर एंड वन इज टू हेडेड। जबकि आप जानते हो, यू नो दैट वन इज फेयर, एक फेयर कॉइन है, एंड वन इज टू हेडेड, एक तो कॉइन फेयर है और एक में दोनों और टू हेड लिखा हुआ है। फेयर कॉइन मतलब हेड टेल की बात हो रही है, और एक ऐसा है वन इज टू हेडेड। इफ यू टेक अब क्वेश्चन है, इफ यू टेक वन आउट, अगर आप इसमें से एक निकालते हैं, if you take one out, toss it and get a head. Toss it and get a head. अगर आप इनमें से एक कॉइन निकाल रहे हैं और हेड आता है, what is the probability that it was a fair coin? Then the probability that it is a fair coin, then the probability that it is a fair coin, and your option is 1/2, 2/3, 1/3 and 1/4। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके पास 2 कॉइन है, दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं देखने से, जबकि आप जानते हैं कि उनमें से एक फेयर कॉइन है और दूसरा 2 हेडेड कॉइन है। अब आप इफ यू टेक वन आउट, एक बाहर निकाल रहे हैं, तो देखो अब एक बाहर निकालने, आपको नहीं पता कौन सा बाहर आया, ठीक है, टॉस इट, और आपने उसे उछाला और आपको हेड आया, तो एक बाहर निकाल रहे, तो यहीं पर 2 घटनाएं होंगी, 2 इवेंट, एक इवन बनेगा, दूसरा E2 बनेगा। E2 का मतलब जब आप बाहर निकालते हैं, टेकिंग आउट अ फेयर कॉइन फ्रॉम द पॉकेट, ठीक है, मतलब जब आप बाहर निकाल रहे हैं तो वो आउट जो किया आपने वो फेयर कॉइन है। इवन का मतलब जो आपने बाहर निकाला, जो कॉइन निकाला वो फेयर कॉइन है, और E2 का मतलब टेकिंग आउट द कॉइन इज टू हेडेड, जो आपने बाहर निकाला हो सकता है वो टू हेडेड है। 2 घटनाएं होंगी, या तो फेयर कॉइन बाहर आएगा या टू हेडेड बाहर आएगा, तो इसलिए 2 ही घटनाएं पॉसिबल है, E1 और E2। तो E1 को मान लिया कि व्हेन we take out a coin that it was fair, and second E2 is taking out
अ टू हेडेड कॉइन फ्रॉम द पॉकेट, ये लिख सकते, कह सकते हैं आप इसको, दोनों घटनाओं को ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या होता है, कैसे बेस थ्योरम सिलेबस में है तो आपको बस पता तो ऐसे ही चल जाएगा कि बेस थ्योरम का सवाल होगा करके, अदरवाइज तो यहां पर हमेशा गिवन कंडीशन मिलेगी आपको। एक गिवन कंडीशन, गिवन क्या है कि अब आपने देखो कॉइन को निकाला, उसको टॉस किया तो क्या आया, हेड आया, यानी जिसके बारे में आपको पता होता है उसे ए मान लेते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है यहां पर, गेटिंग अ हेड ऑन द कॉइन व्हेन इट वाज टॉस्ड, गेटिंग हेड, जब हमने इसको टॉस किया तो हमें क्या मिला, हेड मिला, ये ए है। अब प्रॉपर्टी पूछ रहा है दैट इट इज अ फेयर कॉइन, प्रॉपर्टी बताइए ये फेयर कॉइन है यानी इवन, इस वाली घटना की बात कर रहा, तो प्रॉपर्टी ऑफ इवन पूछ रहा है, तो इवन बाई ए से ये रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, इवन इंटू ए बाई इवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, ऐसे ही तो फॉर्मूला बनता है इसका, ठीक है। तो बस सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल के यहां रखो और आपको आपका सही जवाब आ जाएगा, मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी, भैया E1 E2 क्या है, कॉइन को बाहर, जेब में से दो कॉइन है, एक कॉइन के बाहर निकालने की घटना है E1 E2, एक एक करके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी जब फेयर कॉइन के बाहर आने की का चांस, भाई फेयर कॉइन तो एक ही है और टोटल कॉइन दो है, तो PE1 बच्चा 1/2 हो चुका है। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/2 है, भाई टू हेडेड कॉइन भी तो जेब में एक है आउट ऑफ टू कॉइन, ठीक है। देन P A अपॉन E1 निकालोगे, ए अपॉन इवन, ए का मतलब है कि आपने जब कॉइन टॉस किया तो हेड आया, जबकि जो आपने टॉस किया वो वाला कॉइन कौन सा था, फेयर कॉइन था। तो किसी फेयर कॉइन को उछालने पर हेड आने का चांस 1/2, क्योंकि फेयर कॉइन में हेड और टेल बराबर, एक और हेड एक और टेल होता है, तो ए अपॉन इवन 1/2 बन जाएगा। फिर आपको चाहिए इसमें फॉर्मूले में ए बाई E2 आ गया, तो जब आप ए बाई E2 निकालोगे तो ए बाई E2 का मतलब हेड आने का चांस, जबकि आपने टू हेडेड कॉइन उछाला है, एक ऐसा कॉइन उछाला है जिसके दोनों तरफ हेड है, तो इस कॉइन को उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, भाई 1 हो जाएगी। जिसके दोनों तरफ हेड है उछालो तो हेड ही तो आएगा, वो तो श्योर इवेंट हो गया ना, तो इसलिए श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो जाती है। तो चलिए ये सारा डाटा उठा के यहां रखेंगे और आपका सही जवाब आपको इन चार ऑप्शन में से कोई एक ना एक जरूर मिलेगा। जहां तक इसका सही जवाब क्या मिलेगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। ये जो मैंने लिखे हैं इसको फॉर्मूले में लिख लो, सॉल्व भी कर लो, प्लस माइनस तो आया हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 1/3, कैसे कर रहे हैं करके, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा इसका, 1/3। तो ये बेस थ्योरम का सवाल है, इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। इफ द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन ऑफ y if the lines of regression if the lines of regression of y on x and x on y are y equals to kx plus 4 and x equals to 4y plus 5, then option number first, k less than equals to 0. Option number second, k greater than equals to 0. Option number third, k less than equals to 1/4 greater than 0. और ऑप्शन नंबर लास्ट, k greater than 0 less than 1. If the line of regression of y on x
and x on y are respectively y equals to kx plus 4 and x equals to 4y plus 5, then k की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में बताना है। सॉल्व कर सकते हैं। चलो आप लोग खाली टाइम बर्बाद करोगे क्वेश्चन में, सॉल्व कर रहे हैं, बता सकते हो। जल्दी मैसेज में बताओ, सॉल्व करोगे या सॉल्व करा दे। कर रहे हो, शाबाश, करिए करिए। करो करो। क्या आ गया, ऑप्शन बी आया। ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। बाकी, अच्छा बाकी लोग सॉल्व करेंगे या ये चाहेंगे कि हम कराएं, लिख के बताओ जल्दी। अगर आप सॉल्व कर रहे तो मैं वेट कर रहा हूँ, चाह रहे हो कि बताओ तो फिर मैं कराता हूँ, जल्दी बताइए। चलो इसका सही जवाब आएगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, बुरा नहीं, सी मिलेगा इसका सही जवाब। चलो एक्चुअली क्या है, ध्यान रखिएगा जो बताने जा रहा हूँ फॉर्मूला। अगर कोई लाइन दे रखी है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्व टू 0, चलो बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर में इंक का यूज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन दे रखी ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्व टू 0, ठीक है, तो और अगर आपसे पूछा जा रहा है ना कि जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन लाइन जो होती है, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई का एक्स का रिग्रेशन अगर पूछा जा रहा है तो इसे पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी वाई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो फॉर्मूले, इसको एक, चलो जब स्ट्रेट लाइन की बात करेगा तो बी वाई एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो माइनस ए अपॉन बी ये होता है, बी वाई एक्स ये होता है क्या, माइनस ए अपॉन बी।
ऐसे ठीक है, ऐसे अगर ये दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y अगर पूछ दिया जाएगा, इसका अगर अपोजिट पूछेगा x ऑन y पूछेगा तो माइनस, अगर x ऑन y पूछ रहा है तो उसे ये लिखते हैं b x y से रिप्रेजेंट करते हैं, x y का मतलब x का y पर, ठीक है। तो इसका यहां पर होता है फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। जब y का x पर पूछ रहे तो x अपॉन y होता है, और x का y पर है तो y अपॉन x, मतलब y अपॉन x मींस y के कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट, ये बात हो रही है, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है, ठीक, समझ गए बात को। चलो अब क्या, अब कहानी क्या बनेगी फिर इससे रिलेटेड देखो, ठीक है। और इसी को वैसे एक फॉर्मूला और भी रहता है जिससे बी एक्स वाई है माइनस बी अपॉन है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं दे रखा, जब आपको वेरिएंस वगैरह दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे रखे हैं ना, तो उस सिचुएशन में बी एक्स वाई का एक फॉर्मूला और भी रहता है, आप अपनी जानकारी के लिए यहाँ पर नोट कर, इससे नोट कर सकते हैं। बी एक्स वाई को आप लिख सकते हैं आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। बी एक्स वाई बराबर बनता है आर टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और ऐसे ही बी वाई एक्स बनेगा आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कॉल कर दिया, एक सेकंड, कॉल आ गया, चलिए, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है बी एक्स वाई आर टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, दूसरा बी वाई एक्स आर टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चले अब इसी फॉर्मूले का इधर इस्तेमाल करते हैं, जो यहां पर मैंने लिखा है स्ट्रेट लाइन के लिए। तो ये जो पहली लाइन है क्या लिखा है, रिग्रेशन y ऑन x से बोल रहा है, y का x पर क्या इक्वेशन को लिख सकते हैं, के एक्स वाई को इधर ले जाएंगे माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। तो भैया पूछा क्या है, y ऑन x से पूछा है ना, रिग्रेशन लाइन y ऑन x से पूछा है, यानी b y x की बात हो रही है, तो माइनस क्या है फॉर्मूला देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, इधर x का कोफिशिएंट k अपॉन y का कोफिशिएंट क्या है -1, यानी ये k आ जाएगा, ठीक है। ऐसे b एक्स वाई क्या आएगा, एक्स वाई का मतलब रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, x का y पर जो रिग्रेशन होता है वो सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है, इसकी मदद से निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो रिग्रेशन बी एक्स वाई कितना बनेगा, यहां से बी एक्स वाई क्या है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए, यानी y का कोफिशिएंट, सॉरी y का कोफिशिएंट कितना है -4 अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है जी 1 है, तो ये कितना बन गया अपना 4 बन गया, और ये कितना बन गया बच्चों k बन गया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ ये बी एक्स वाई लिखा है बी वाई एक्स, मैंने आपको इनके फॉर्मूले, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बनेगा, सिग्मा एक्स कटेगा, सिग्मा वाई कटेगा, आर इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटाओ, नोट कर लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है देखो, अगर आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो किसके बराबर आता है बच्चों, आर स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। और आर की वैल्यू के बारे में आप जानते हैं, रिग्रेशन आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, आपने ये पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जब इनका स्क्वायर करोगे तो ये कहां, आर स्क्वायर कहां से कहां तक चलेगा बच्चों, 0 से लेके 1 तक चलेगा, समझ गए, क्योंकि अब स्क्वायर हो गया ना तो सारा नेगेटिव हट गया, तो दैट मीन्स आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स के बराबर होता है, जो बच्चों 1 से छोटा है, यानी 0 से बड़ा, इधर 0 उधर 1 आएगा। अब बी एक्स वाई अपने पास कितना है, देखो बी एक्स वाई 4 है, 4 के बराबर है, और बी वाई एक्स किसके बराबर है, के बराबर है बच्चों, ये 1 होगा, इधर 0 होगा। जब के निकालना है तो के की वैल्यू दिख रही होगी आपको, 4 से डिवाइड करेंगे, 0/4 0, इधर 1/4, तो के की वैल्यू 0 से 1/4 के बीच में आएगी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी है, आप ध्यान रखिएगा इसमें कैसे कर रहे करके।
बाकी जानकारी दे रखी है इससे रिलेटेड, और ये सॉल्यूशन इसका छोटा ही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू 0 से 1/4 के बीच में होती है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको घर में करने के लिए दे देते हैं। A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. Then the probability of getting at least one tail. If a coin is tossed 3 times, then the probability of getting at least one tail ठीक है, और आपके सही ऑप्शन होंगे 1/3, 1/8, 3/8, 1/3, 1/8, 3/8, 7/8। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और एक सवाल, और सवाल क्या है, एक क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन। मीन मोड मीडियन में क्या रिश्ता है? मीन मोड और मीडियन को सही क्रम में अरेंज करना है। मीन मोड मीडियन का क्या रिश्ता है? ठीक है, ये अरेंज करने के लिए, अरेंज मीन मोड मीडियन, इसको अरेंज करिए आप सही क्रम में क्या है। ठीक है, आपने पीवाईक्यू में देखा होगा, ये सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ये 2 सवाल है, आप लोग घर पे करिएगा। इसके बाद फिर मिलते हैं अगली बार। अब कल के बारे में कल फिर बताते हैं क्या है करके। लगभग बहुत सारा इसमें बता दिया। अगर कोई टॉपिक छोटा होगा तो मैं देख लूंगा, शायद जहां तक जानकारी में पढ़ा दिया होगा सब कुछ, क्वेश्चन सारे करा दिए होंगे। चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन और है यहीं पर, इससे रिलेटेड जाने से पहले एक बात ध्यान में और आ रही है। अगर कोई सिमेट्रिकल एक सममित आवृत्ति का बंटन दिया है, सममित आवृत्ति बंटन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सिमेट्रिकल, अगर कोई सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी या सिमेट्रिकल क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर वर्ड आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन वी हैव अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, लिखने जा रहा हूं, मीन बड़ा होगा मोड से, ये बड़ा होगा मीडियन से कह रहा है। दूसरा ऑप्शन है, मीन छोटा होगा मोड से, ये छोटा होगा मीडियन से। तीसरा है, मीन बराबर होगा मोड के, ये बराबर होगा मीडियन के। और चौथा है, मोड इक्वल टू 1/2 मीन प्लस मीडियन।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मोड मीडियन का यूज होता है। तो इससे रिलेटेड जैसे ये अरेंज करने के लिए दिया, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। आप इसका भी सही जवाब ढूंढिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब एक सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन मोड मीडियन क्या होंगे? मीन बड़ा आएगा मोड से और ये बड़ा होगा मीडियन से, या फिर सबसे बड़ा मीडियन होगा फिर मोड फिर मीन, ऐसे होगा, या फिर तीनों बराबर आते हैं, या फिर मोड जो होता है मीन और मीडियन के एवरेज के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब आपने देने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो कैसे सॉल्व करना है, कब करना है करके ग्रुप में मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। चलिए।